बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव हमारे डिस्कशन में, और एक्सरसाइज 6.3 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 के इब्तदाई जो 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 और 2, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो अपने प्रीवियस लेक्चर तक हम डील कर रहे थे, और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने जो है वो डिफरेंट अलजेब्रिक फंक्शंस थे और उनको जो है वो इंटीग्रेट करना सीखा है। लेकिन आज जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो इंटीग्रेट करना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हुए आपको याद होगा कि जब हमने डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टार्ट की थी तो मैंने आपके सामने जो है एक टेबल जो है वो बनाया था और आपको ये कहा था कि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं इनके डेरिवेटिव्स आपने मेमोराइज़ करने हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनके कुछ इंटीग्रल की भी लिस्ट है, ठीक है। वो लिस्ट आपको जो है वो मेमोराइज़ करनी है। वो लिस्ट इस वक्त आप जो है वो यहाँ पर देख रहे हो, आपके सामने जो है वो तमाम जितने भी फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो इंटीग्रेट हो सकते हैं उनकी ये लिस्ट मौजूद है और ये उनके सामने जो है वो मैंने इंटीग्रल्स जो हैं वो लिख दिए हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पास कोर्स बुक है वो अगर अपनी एक्सरसाइज जो है वो 6.2 से पहले देखेंगे तो ये पेज नंबर 200 पर ये सारी फार्मूला लिस्ट है। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मौजूद हैं, ठीक है। पेज नंबर, मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 200 पर जो है ये सारे इंटीग्रल्स जो है मौजूद हैं। तो आप अगर नहीं नोट करना चाह रहे तो आपके पास बहरहाल ये बुक में मौजूद हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, एडवाइस ये होगी कि जिस रजिस्टर पर आप ये लेक्चर नोट कर रहे हैं तो पहले ये लिस्ट आपके पास हो। अब वो चाहे आप भले बुक से देख के लिख लें, ठीक है, या यहाँ से जो है आप इस वक्त वीडियो को पॉज करके आप देखकर लिख लें। लेकिन अगर होगा तो आपके लिए आसानी ये होगी कि हर क्वेश्चन में चूँकि हमें इस की तरफ जाना होगा, हमें इस टेबल को देखना होगा, यहाँ से एनालिसिस करना होगा, तो टेबल हमारे सामने रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इंटीग्रल हैं वो मेमोराइज़ करना आसान होंगे। बाकी जिन लोगों के पास जो है वो हैंड आउट मेरा मौजूद है, तो हैंड आउट में तो ऑलरेडी ये यहाँ पर ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल्स यहाँ सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बहरहाल अगर आपके पास हैंड आउट नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, ये बुक में पेज नंबर 200 पर ये लिस्ट मौजूद है और आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके ये नोट भी कर लें, जो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इससे पहले कि हम इंटीग्रेट करें थोड़ा सा इस टेबल को देख लेते हैं। देखिए इस टेबल में हमारे पास जो रेगुलर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। अभी मैं सबको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारे एक साथ आपको मेमोराइज भी नहीं होंगे। आपने करना ये है कि बस जो है वो इस टेबल को अपने सामने रखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करना है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम क्वेश्चंस जो है वो करते चले जाएंगे तो एक वक्त आएगा ये चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। अभी हम सिर्फ इनिशियल लेवल पर इब्तदा करते हैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन की और कॉस की। तो देखिए साइन फंक्शन जो है उसका इंटीग्रल हमारे पास है माइनस कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव जो है वो साइन है। देखिए मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से इसको मेमोराइज़ करवाता हूँ कि देखिए जब हम कहते हैं ना साइन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है या साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव हमने मेमोराइज़ किया था, क्या होता था, कॉस होता था, ठीक है। तो साइन का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉस का डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करते थे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, इंटीग्रल क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो इसलिए इन दो को याद रखना तो हमारे लिए अब मसला जो है वो नहीं है, ठीक है ना। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो। इसी तरीके से फिर और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जैसे जैसे उनको हम यूज़ करते जाएंगे तो उनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि चीज़ें ज़रा मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और उसका मैं पार्ट नंबर 1 जो है वो कंसीडर करूँगा। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1। इसमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है साइन ऑफ 3x + 2 का, साइन ऑफ 3x + 2 का, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखो हमारे पास जो है 2 रास्ते, एक रास्ता तो ये है कि हम डायरेक्ट जो है वो इसको सॉल्व करें साइन 3x + 2 को। देखिए साइन का
इंटीग्रल आप देख सकते हो कि साइन का इंटीग्रल आपको नज़र आ रहा है माइनस कॉस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ 3x+2 का जो इंटीग्रल हो जाएगा ये माइनस ऑफ कॉस 3x+2 हो जाएगा। साइन का इंटीग्रल जो होता है वो हमारे पास होता है माइनस कॉस, ठीक है। तो साइन ऑफ 3x+2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 3x+2। उसके बाद आप रिकॉल करो अपनी मेमोरी कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो हम उसके बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते थे। तो एंगल का डेरिवेटिव 3x+2 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पर जो है वो साथ में लिखा करते थे। साथ में लिखने से क्या मुराद थी कि हम न्यूमरेटर में लिखा करते थे। तो इंटीग्रेशन में बेटे होगा ये कि जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर लोगे तो एंगल का डेरिवेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। जिस तरह वो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था ना, और हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, उसके बाद उसकी पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, ठीक है ना। पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। इसी तरह जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, तो फिर उसकी एंगल का डेरिवेटिव कहाँ लिखना होगा, डिनोमिनेटर में लिखना होगा। लेकिन बेटे ये अप्रोच तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे ना कि जब ये MCQs में आ गया क्वेश्चन या किसी लॉन्ग क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके दरमियान में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है इंटीग्रेट करने की, तो हम जो है उसको इस तरीके से डायरेक्ट ही करेंगे। लेकिन अब एज अ क्वेश्चन आ गया और आपने एक स्टेप में कर दिया तो ऑब्वियसली आपको जो है वो यकीनी तौर पे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर क्या इसका प्रोसीजर होता है, तो जिस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कर रहे थे, जिस तरह पिछला टॉपिक हम कर रहे थे, तो उस टॉपिक में हमने क्या सीखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो पावर होती थी उसको सपोज किया करते थे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल होंगे ना उसको हम सपोज किया करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और फिर आसानी से हम उसको जो है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर लिया करेंगे। तो आगाज़ करते हैं हम। सबसे पहले एंगल इस वक्त हमें नज़र आ रहा है 3x+2। मैंने इसको सपोज कर लिया 3x+2 को कि ये बराबर है y के। अब 3x+2 का होगा डेरिवेटिव, का हो जाएगा डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा 3, ठीक है। अब चूंकि ये x वाली साइड है तो dx लिख दीजिए, y वाली साइड है तो dy लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारे पास 3x+2 का डेरिवेटिव जो है वो मैंने निकाला है। तो 3x का डेरिवेटिव आ गया 3, ठीक है। 2 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब ये x वाली साइड होती है तो dx लिख देते हैं और y वाली साइड होती है तो dy लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 3 + 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बस लिख दें 3x+2 का जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा 3 dx = dy। इन द नेक्स्ट स्टेप अब ये 3 जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले आते हैं, तो dx जो है ये बराबर हो जाएगा dy/3 के। तो अब ये हमारी जो है स्टूडेंट्स सपोजिशन जो है वो हो चुकी है। अब ये सपोजिशन जो है वो हम क्वेश्चन में पुट करते हैं ताकि हमारा गिवन क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए और उसके बाद फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन 3x+2 dx, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले साइन एज इट इज आया 3x+2, तो 3x+2 को हमने एज्यूम किया किसके बराबर, y के बराबर। फिर आ गया dx की वैल्यू क्या हमने निकाली है, dy/3। अब क्या होगा बेटे, ये 1/3 जो है ये कोफिशिएंट के तौर पर मौजूद है यहाँ पे, इसको आप बाहर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रल ऑफ साइन y। लीजिए क्वेश्चन हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया। एंगल सपोज करने का मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही साइन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म होगी। अब हमने साइन y को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से आप इस लिस्ट को देख लीजिए। साइन x का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 1/3 तो एज इट इज रहेगा और साइन का जो साइन y का इंटीग्रल है ये हो जाएगा माइनस कॉस y + c। अगले स्टेप में इसको हम लिख देंगे -1/3 कॉस ऑफ y + c। ये इस तरह से हमारा प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गया। बस एक स्टेप हमेशा की तरह कि हमने चूँकि सपोजिशन की थी
तो हमारा आंसर y की टर्म में आ रहा है। और क्वेश्चन में आप देखें वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है ना। तो वापस यहाँ y की वैल्यू जो है ये पुट कर देनी है जो आपने सपोज की थी। तो ये y की वैल्यू जो है ये पुट कर दीजिएगा। y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3x + 2, ठीक है। तो 3x + 2 जो है बस यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो हमारे पास जो है ये आंसर आएगा -1/3 cos ऑफ 3x + 2 + c, ठीक है। ये आंसर है इसका, नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात मैं बार बार पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट करता आया हूँ कि वो ये कि जब आप सपोजिशन करते हैं, सपोजिशन के क्वेश्चन की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप फाइनली इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वो जो वैल्यू होती है दोबारा जो आपने इनिशियली सपोज की होती है वो पुट लाजमी किया करें। आई बात समझ में? लास्ट टाइम भी मैं देख रहा था, बल्कि जो हम क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे थे, बल्कि मैं इनफैक्ट आपको बताता भी हूँ। जी ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। ये था इंटीग्रल ऑफ x² dx ओवर e⁻² 2x³ + 3, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था तो एंड पे वीडियो शायद जो है वो ब्रेक हो गई थी और आंसर मैं अभी कंप्लीटली जो है वो नहीं लिख पाया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया था हमारे पास वो आया था, मैंने अभी लिखा था 1/6 e⁻² 2x³ + 3, ठीक है। और साथ ये है कि माइनस की साइन भी लिखनी थी। अभी मैं माइनस की साइन लिखना है का सोच ही रहा था तो वीडियो जो है वो ड्रॉप हो गई, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई थी e⁻y। तो इनिशियल जो सपोजिशन की थी हमने, एक्सपोनेंशियल की पावर जो सपोज की थी वो वापस पुट करनी। आई बात समझ में? तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का। एक दफ़ा देख लीजिएगा। अभी मैं माइनस लिखना चाह ही रहा था तो वीडियो जो है वो ब्रेक हो गई थी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा अगर आप जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं और इस माइनस से परेशान हो रहे हैं तो ये माइनस जो है यहाँ पे लाजमी आएगा। तो ये ख़ास तौर पे केयर किया करें, ठीक है ना, कि जब आप जिन क्वेश्चन में सपोज करें उसमें वापस वैल्यू जो है वो लाजमी पुट किया करें। अगर मैं लेट से किसी क्वेश्चन में भूल भी जाता हूँ तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो रूल हमेशा के लिए अपने जहन में रखें कि ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं और इसमें हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 cos ऑफ 2y। अब cos ऑफ 2y को डायरेक्ट इंटीग्रेट करना हो कर सकते हैं, हम एक स्टेप में कर सकते हैं। कैसे हम एक स्टेप में कर सकते हैं? इस टेबल को फॉलो कीजिए। देखिए cos का इंटीग्रल क्या है? साइन है, ठीक है। अच्छा इसको याद इस तरह से रखा करें कि cos का डेरिवेटिव क्या बताया था? cos का डेरिवेटिव बताया था आपको माइनस साइन, तो इंटीग्रल जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। तो cos ऑफ 2y का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा साइन ऑफ 2y। फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव निकालिए तो आ जाएगा 2। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इसका ये आंसर है। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब एमसीक्यूज़ में या किसी लेंदी क्वेश्चन में उसका कोई पार्ट ऐसा आ गया कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक को, कॉस को, साइन को इंटीग्रेट करना है, तो फिर हम डायरेक्ट इस रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे तो फिर थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। और वर्किंग करने का तरीका ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल होंगे ना उसको हम सपोज कर लिया करते हैं, उसको हम एज्यूम कर लिया करते हैं और उसके बाद उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं और देन इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ इसका एंगल आप देख रहे हो वाज़ेह तौर पे बड़ा सिंपल सा है, 2y। मैंने इसको सपोज कर लिया x के बराबर, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है।
तो इसका जब डेरिवेटिव होगा, ठीक है, तो 2 तो एज इट इज आ गया, y हो गया dy और x हो गया dx। तो इस तरह से यहाँ से अगर आप dy की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी dx/2, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो सपोजिशन है हमारी, ठीक है ना, इस सपोजिशन को हमने क्वेश्चन में पुट करना है। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2y dy। तो अब सबसे पहले 2y की वैल्यू पुट करते हैं। तो 2y ये देख लीजिए सपोज किया हमने x के बराबर। अब dy की वैल्यू पुट करते हैं। तो dy किसके बराबर है, dx/2 के, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में 2 जो है इसको बाहर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos x, ठीक है। और अब हमने cos को जो है वो इंटीग्रेट करना है। एक लम्हे के लिए उस टेबल को नहीं देखते हैं, हमें cos को इंटीग्रेट करना है। अब थोड़ा थोड़ा हम कोशिश ये करते हैं कि मेमोराइज होना शुरू हो जाए चीज़ें। देखो आप डेरिवेटिव को रिकॉल करो। डेरिवेटिव में क्या बताया था, cos का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन होता था। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, तो इंटीग्रल क्या होगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, इंटीग्रल पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी हमारे पास cos का इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी साइन x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है हाफ ऑफ साइन x आंसर आ गया। लेकिन बस वही बात कि इनिशियल जो आप सपोज करोगे, ठीक है, वो वापस आपने ज़रूर पुट करना होगा। तो अब x को जो है वो रिप्लेस कर दीजिए। तो x को जो है आप रिप्लेस कर दोगे किससे, 2y से। तो आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ साइन 2y + c, ठीक है। ये आंसर है, नोट कीजिए बेटे। जी, तो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और इसका हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो आप देख रहे हो, ये 2 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। इसमें हमारे पास जो है जो बेटर और आसान तरीका है वो क्या है कि आप सिंपल क्या करो कि जो एक्सरसाइज 6.1 में आपने फार्मूला नंबर 3 पढ़ा था, क्या था वो फार्मूला ये था कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो एक फंक्शन को जिसके ऊपर पावर जो है वो मौजूद है और साथ ही आपको उसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, तो रूल क्या था कि उस फंक्शन की जो भी पावर होगी उसमें आप 1 ऐड कर दो और वही पावर डिनोमिनेटर में लिख दो, तो आपको उसका इंटीग्रल मिल जाएगा। तो अब आप गौर से देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, यानी अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, स्क्वायर जो है मैं इसको बाहर ले जाऊँ, ठीक है, तो और साथ आ गया हमारे पास कॉस एक्स। तो अब ज़रा ध्यान से देख लो कि हमारे पास एग्जैक्टली यही सूरत हाल बन चुकी है। हमारे पास फंक्शन जो है वो इस वक्त मौजूद है साइन एक्स। ये देखिए ये फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स, इसके ऊपर हमारे पास जो है वो पावर है और साथ प्रोडक्ट में ये देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस जो है वो मौजूद है। तो सिंपल आप ये फार्मूला अप्लाई करें और ये फार्मूला अप्लाई करके जो है आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 2+1 ओवर 2+1। ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स टू द पावर 3 ओवर 3
एंड फाइनली दिस कैन बी रिटेन एज क्यूब ऑफ साइन एक्स ओवर 3 प्लस सी। तो ये इसका जो है वो तरीक़ाकार था। एक तरीका इसका और भी है, वो तरीका ये है कि इसमें हम जो है ना वो साइन को सपोज कर लेते हैं, और साइन को सपोज करके जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव जो है वो कॉस मिल जाता है। ठीक है, फिर किसी क्वेश्चन में अगर वो बात आई तो मैं उसको उस तरीके से आपको सिखा दूंगा। फिलहाल जो है ये सिंपल तरीका, चूँकि ऑलरेडी हम 6.1 में पढ़ चुके हैं। अच्छा, जब ये फार्मूला अप्लाई करें तो फिर रेफरेंस ज़रूर दिया करें सामने, ठीक है ना, क्योंकि आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इसको इंटीग्रेट किया। नोट कीजिए। जी, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 में सीकेंड को इंटीग्रेट करेंगे हम। सीकेंड का एंगल है अंडर रूट एक्स, और एक अंडर रूट एक्स मौजूद है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये बीच में जो एक पार्ट आ गया था साइन वाला, ये तो फिर दोबारा 6.1 जो है उसके रूल से जो है हमने इसको सॉल्व किया। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिर दोबारा जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के इनिशियल पार्ट सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी तरह से होगा। इस क्वेश्चन के इनिशियल पार्ट्स में हम कर क्या रहे हैं, रूल आपको क्या बताया? रूल ये बताया कि आप हमेशा जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर उसकी एंगल में आपको कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है, सिंपल एंगल नहीं है, तो आप उसके एंगल को सपोज करोगे। तो यहाँ पर मैं यही करूँगा बेटे कि इस अंडर रूट एक्स जो इसका एंगल है ना, इसको सपोज करूँगा। और मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ, ये देखिए क्वेश्चन है हमारा सीकेंड अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट एक्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अंडर रूट एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो हमें डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू मिलने जा रही है। डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू मिलने जा रही है। तो उससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल जो है सिंपल सीकेंड फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और सीकेंड का इंटीग्रल ये आप देख सकते हो, ये जब हमें सिंपल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इस फार्मूले के तहत इसको जो है ln ऑफ सीकेंड प्लस टेंजेंट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो बस काम यही करना है पहले कि अंडर रूट एक्स जो है, जो इसका एंगल है, उसको हमने जो है वो सपोज करना है। तो लेट अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू वाई। अब रूट एक्स का जो है वो डेरिवेटिव होगा। देखो हमेशा यही कहा है कि रूट का जो डेरिवेटिव है, 3-4 टर्म्स ऐसी हैं उनके डेरिवेटिव्स याद रखें। जैसे कल या आई थिंक उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में 1/x के डेरिवेटिव की बात कर रहे थे कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। बिल्कुल इसी तरह रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब एक्स वाली साइड पर डी एक्स लिख दिया करेंगे और वाई वाली साइड पर डी वाई। अब आप अगले स्टेप में क्या करो, यहाँ से 2 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आओ। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ हमने शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, और इधर हो जाएगा 2 डी वाई। तो ये हमारी सपोजिशन मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद ये जो सपोजिशन हमारी मुकम्मल हुई है, इस सपोजिशन को हम पुट करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लेते हैं। वो है हमारे पास सीकेंट ऑफ अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ सीकेंट अंडर रूट एक्स लिखा हमने। ठीक है, और ये अंडर रूट एक्स जो है ये हम डी एक्स के नीचे ले, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। अब आप देख सकते हो
आपके पास जो है वो अंडर रूट एक्स की भी वैल्यू मौजूद है, ठीक है, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू भी मौजूद है। ये पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट ऑफ अंडर रूट एक्स, ये देखें हमारी सपोजिशन थी, हमने पुट कर दिया तो वाई हो गया, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, तो ये देखें डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 2dy। अब ये 2 जो है बेटे इसको आप बाहर शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ सीकेंट वाई। तो लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ चुका है। जस्ट सीकेंट फंक्शन है, सीकेंट को आपने इंटीग्रेट करना है। तो सीकेंट का जो इंटीग्रल होता है ये होता है ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स का इंटीग्रल होगा ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो अब आपने बस क्या करना है कि ये फार्मूला अप्लाई करना है, और ये फार्मूला अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 2 तो एज इट इज आया, ठीक है, सीकेंट का इंटीग्रल हो गया ln ऑफ सीकेंट y प्लस टेंजेंट y, ln ऑफ सीकेंट y प्लस टेंजेंट y, ठीक है। तो अब ये हमारे पास प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब क्या करना है, वापस वैल्यू तो इनिशियल सपोजिशन, ठीक है, जो की थी हमने, क्वेश्चन तो इन फॉर्म ऑफ एक्स था तो आंसर भी इन फॉर्म ऑफ एक्स होना चाहिए, तो वापस वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट अंडर रूट एक्स प्लस टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ये बेटे आंसर आ गया, नोट कीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 5 एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास कॉट का फंक्शन है और उसका एंगल है एक्स स्क्वायर। देखिए आप बस एक उसूल को याद रखिए कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आपने उसके एंगल को सपोज करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए उसकी पावर को सपोज करना है। ये कुछ बेसिक उसूल हैं जो अभी मेमोराइज़ कीजिए, फिर जैसे जैसे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते चले जाओगे ना तो आपको चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज भी होना शुरू हो जाएंगी और समझ भी आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप इन अ सेकंड जो है वो देखते ही पहचान जाओगे। देखिए मैंने क्यों कहा कि एक्स स्क्वायर को सपोज करना है, क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx, 2 को भूल जाइए, x dx होगा। तो ये देख लो x भी मौजूद है और dx भी मौजूद है। तो इस सपोजिशन से होगा क्या कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल कॉट फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसके बाद कॉट का इंटीग्रल जो है वो हम यहाँ से देखेंगे और उसको जो है उस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि मैं सपोज करता हूँ उसके एंगल को y के इक्वल। अब होगा उसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x dx इक्वल्स टू dy। अब हमें तो यहाँ देखें x और dx नज़र आ रहा है, ये 2 तो हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं ना। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है हम उस तरफ राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो x dx दिस विल बी इक्वल्स टू dy ओवर 2। लीजिए ये हो गई हमारी सपोजिशन। अब इस सपोजिशन को हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो पहले गिवन क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्म में लिखा करें जो हमें गिवन है।
तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लें अपने हिसाब से। सबसे पहले लिख लें कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, सहूलत के लिए चाहें तो ब्रैकेट लगा दें, और ये एक्स जो है इसको ले जाएं डी एक्स के पास, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब जो हमारी सपोजिशन है वो वैल्यूज़ जो हम ऊपर सपोज कर चुके हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमने सपोज किया किसके बराबर, वाई के बराबर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई। उसके बाद आ जाए एक्स डी एक्स के ऊपर, तो एक्स डी एक्स जो है ये देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने, डी वाई अपॉन टू, डी वाई अपॉन टू। अब इस टू को जो है वो बाहर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई, और लीजिए हम पहुंच गए कॉट वाई पर। अब ये जो कॉट फंक्शन है हमारे पास, इसका इंटीग्रल आप देख लीजिए, तो इसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ साइन, इसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ साइन। कहाँ है कॉट, ये रहा। ठीक है, तो कॉट जो है उसका इंटीग्रल आपको नज़र आ रहा है किसके बराबर है, ln ऑफ साइन के। तो अभी तक हम दो इंटीग्रल डिस्कस कर चुके हैं, एक साइन और एक कॉस। अगर मैं फिर से रिकॉल करूं तो मैंने किस तरह से आपको ये दोनों मेमोराइज़ करना बताया। देखिए इस तरह से मैंने कहा, याद रखें कि साइन का डेरिवेटिव है कॉस फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो जो इंटीग्रल होगा ना वो माइनस ऑफ कॉस हो जाएगा। इसी तरह कॉस जो है ना उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इंटीग्रल जो हो जाएगा ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस की साइन आ जाएगी साइन फंक्शन के साथ। तो ये दो तो हो गए आपको मेमोराइज, डेरिवेटिव के रेफरेंस से आप इसको बार बार ये बात रिकॉल करेंगे, याद हो जाएगा। अब आ गया है कॉट का मामला कि कॉट किस तरह इंटीग्रेट होगा। मैंने कैसे कह दिया कि कॉट का इंटीग्रल जो है वो ln ऑफ साइन है, तो अभी मैं आपको जो है इसका प्रोसीजर करके बता देता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कॉट का डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ln ऑफ साइन के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दो स्टेप्स करके बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये ln ऑफ साइन कैसे आता है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारे पास 1/2। ये जो कॉट है इसको हम लिख सकते हैं कॉस वाई अपॉन साइन वाई, कॉस वाई अपॉन साइन वाई। और अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक रूल बताया था जिसे मैंने कहा था रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या था स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा था कि कभी भी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो कैसे इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा ना उसका जो नेचुरल लॉग है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा। फार्मूला नंबर 4। तो देखें यहाँ पे एग्जैक्टली वही सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि ये साइन है, ठीक है, साइन फंक्शन है और ऊपर साइन का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, तो रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, ऊपर उसका जो है वो डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन विच इज़ इन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसका नेचुरल लॉग जो है वो उसका इंटीग्रल आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है ln ऑफ साइन वाई आ गया। तो एक स्टेप इसलिए कर दिया कि ताकि आपको जो है ना कॉट का इंटीग्रल याद करने में मुश्किल ना हो। अब कभी भी आपके जहन में कन्फ्यूजन हो रही है कि जी कॉट का इंटीग्रल क्या है, तो मैंने चूँकि उसकी बिहाइंड स्टोरी बता दी कि कॉस अपॉन साइन होता है, और कॉस अपॉन साइन होने के बाद क्या होता है कि रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाता है। नीचे फंक्शन होता है, ऊपर डेरिवेटिव होता है, तो उससे फ़ौरन आपके माइंड में जो है ना क्लिक कर जाएगा। आप ये एक स्टेप करके फौरी तौर पर जो है वो आप ये जज कर लोगे, आप फैसला कर लोगे कि हाँ कॉट का इंटीग्रल ln ऑफ साइन है। टेंजेंट का जो इंटीग्रल होता है वो भी इसी लॉजिक से, ठीक है, टेंजेंट का जो इंटीग्रल है ln ऑफ सीकेंड, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो ये रहा टेंजेंट का इंटीग्रल ln ऑफ सीकेंड जो है ये भी इसी लॉजिक से होता है। ठीक है, फिर किसी वक्त मैं उसको भी जो है वो इस तरह ड्राइव करके आपको जो है वो बता दूंगा। बल्कि इनफैक्ट जिन लोगों के पास हैंड आउट है उसमें एज अ सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उसको साइड पर ये कॉट का जो है ये सॉल्व भी कर दिया। तो हमारा ये आंसर आ गया हमारे पास हाफ ऑफ ln ऑफ साइन वाई। अब y जो है वापस पुट कर दें, तो पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये बेटे आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ ln ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो ये बेटे इसका जो है वो आंसर आ गया, नोट कीजिए।
होप्सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस आप लोग जो है प्रिपरेशन जारी रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। असल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज यही है। ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो बाकी जो एक्सरसाइजेज हम फ्यूचर में करेंगे वो इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल है बस। इंटीग्रेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंक्शन कैसे इंटीग्रेट होते हैं वो आप इसी एक्सरसाइज में सीखोगे। तो इसलिए बड़ी एक्सरसाइज है, हर क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर इसकी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, ताकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करें, जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आएँ तो आपको चीज़ों को समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो बेटे अगले फिर लेक्चर में जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।